गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पहले तो चेक कर लीजिए मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है आप लोगों के पास? मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है आप लोगों के पास? पहला हिस्सा, आवाज़ अच्छे से पहुँच रही है? बिल्कुल। आवाज़ चेक कर लीजिए, आवाज़ बता दीजिए, वीडियो बता दीजिए। आवाज़ और वीडियो में कोई परेशानी? बिल्कुल आ रही है। वीडियो? वीडियो भी ठीक से आ रहा है? ऑल क्लियर, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है इस दोपहर के सेशन में। ज्योमेट्री के आज शायद 12वां सेशन है, शायद 11वां या 12वां सेशन है। नहीं, अभी नहीं, अभी नया टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी तो थोड़ा-सा देख रहे हैं, अभी थोड़ा जगह देख रहे हैं। आप लोगों का बेहतर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई कैलेंडर की तरह नहीं है कि संडे आ गया तो मंडे आ गया तो नया टॉपिक आ जाएगा। ऐसा कोई हमारा हार्ड एंड कोर रूल नहीं है कि मंडे आ गया मतलब नया टॉपिक आ गया। बच्चों इंतज़ार करो, मंडे आ रहा है, नया टॉपिक आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। एक थोड़ा-सा ऐसे लगे कि आप लोग बेहतर हैं, आप लोग अच्छे हो गए, कोई टॉपिक टफ भी होगा, कोई टॉपिक ईज़ी भी होगा। हर टॉपिक एक जैसा तो नहीं होता। तो थोड़ा-सा जिस टॉपिक को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे। जो टॉपिक नया है, जो थोड़ा ईज़ी है, उसको थोड़ा कम टाइम दे देंगे। लेकिन इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलो आ जाओ। अभी तो हाँ, बढ़िया फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, खाना-पूर्ति नहीं करनी है। एकदम सही से लगे। हाँ, ये मैं नहीं कहता, हमेशा मैं जैसे कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि पहली बार में टॉपिक इतना अच्छा हो जाएगा कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है। लेकिन एट लीस्ट एक समझ जो है, उस टॉपिक के प्रति आपको आ जाए, एक ठीक मात्रा में प्रैक्टिस हो जाए, सारे प्रो एंड कॉन्स आप सब जान लो, सब समझ लो, तब ये लगे कि हाँ, टॉपिक पूरा हो गया। चलो, और उसपे थोड़े से टेस्ट आप दे दो, 5-7 टेस्ट हो जाएँ, कम से कम 7 टेस्ट तो एट लीस्ट हम मान के चलें। 7 टेस्ट आप लोग दे दो, ठीक है ना? प्रैक्टिस की शीट आप सॉल्व कर लो, वीडियो पूरे देख लो, ये सब कुछ हो जाए तो हम ये माने कि चलो एक टॉपिक एक बार के लिए पूरा हो गया। यहाँ ये भी नहीं कह रहा एकदम एकदम ही पूरा हो गया कि बस ज़रूरत ही नहीं है अब दोबारा पढ़ने की। हाँ, एक बार के लिए पूरा हो गया, टाइम मिलेगा दोबारा जाएँगे। फिर दोबारा सेकंड रिवीजन या बीच में जब भी टाइम मिलेगा एक रिवीजन और कर लेंगे। जैसे-जैसे टाइम मिलता जाएगा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो आज आप पढ़ रहे हो, 2 महीने बाद वो लगभग-लगभग साफ हो जाता है। तो 2 महीने बाद 1 या 2 क्लास की ज़रूरत पड़ती है उसको दोबारा से रिकॉल करने के लिए कि हमने क्या पढ़ा था, है ना? तो इस हिसाब से चलेंगे। तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आने दीजिए। चलो कल कितने 83 हो गए थे ना? लास्ट क्वेश्चन 83 था, 83 था, 84 पे आ जाओ और सुनो, समझो और आगे बढ़ो। एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष, एक मंदिर के शंक्वाकार यानी मंदिर का जो ऊपर का गुंबद है वो शंक्वाकार है। शीर्ष के भाग की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 11 मीटर है। उस पे पेंट करवाना है आपको और पेंट कराने की जो लागत है वो 7 रुपए है पर मीटर के स्क्वायर का। तो बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने की लागत क्या होगी? तो छत जो है वो शंक्वाकार है, मतलब शंकु के आकार की। तो ये आपकी त्रिज्या होगी, दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई 10 है और आधार की त्रिज्या 11 है, तो आर बराबर होगी आपकी 11 और ऊंचाई हो गई आपकी 10। 10, ठीक है। अब आपको जो भी चाहिए वो है
तिर्यक ऊंचाई l, तो पाइथागोरस प्रमेय से l आपका आ जाएगा, क्योंकि l फिलहाल है नहीं, तो l आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको उसको पेंट करवाना है, आपको उसको पेंट कराना है। और इसका क्षेत्रफल जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। तो L निकाल लो, L होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच। L क्या तिर्यक ऊंचाई है क्या? अच्छा, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, फिर क्यों निकालते हैं? मुझे लगा ऊंचाई दी हुई है। बढ़िया, फिर तो करना ही क्या था इसमें, खाली फॉर्मूला चेक कर रही है। R 11 है, ठीक है, मान रख दो, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 11 गुणा 10, ये हो गया 3.14 गुणा 110, कितना आ जाएगा? और ये गुणा कर लो, सी आ जाएगा ना। और फिर कितने से गुणा भी तो करना है ना, 7 रुपए की लागत भी है, तो खर्च भी निकाल लो। 22/7 ही पड़ा रहने देते हैं ना, फिर आराम से कट भी जाएगा। लागत निकाल लेते हैं, पेंट कराने की लागत, पेंट की लागत 7 रुपए के हिसाब से क्षेत्रफल को गुणा कर दो। में 2,420 रुपये। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो सवाल जो है वो फर्जी है, एकदम फर्जी सवाल है। फर्जी इसलिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि R 11 हो और L 10 हो? क्या ये संभव है? ये काल्पनिक शंकु बनाया है और मंदिर के ऊपर काल्पनिक शंकु को रखा गया। ऐसा हो सकता है कि R 11 हो और L 10 हो, मतलब कर्ण छोटा हो, आधार बड़ा हो, है ना? तो ये जो जिसकी बात बता रहे, निकालने में तो निकल जाता है, गणित मना नहीं कर रही, पाई आर एल का मान रखा, सॉल्व किया, आ गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? पहले ये सोचे, क्या तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या से छोटी हो सकती है? तो बंदों ने तो बना दिया, इन लोगों ने दे दिया, निकाल भी देंगे अपन। लेकिन क्या इस सवाल पे, है ना, इस सवाल की वैधानिकता पे सवाल नहीं उठना चाहिए, है ना? मिस्त्री सीख रहे हैं सीख रहा है क्या, मतलब सोचो ये कैसे बनाएगा, क्वेश्चन तो ये है ना, कैसे बनाएगा? R बराबर 11, गणित को चुनौती देके ऐसा कैसे बनाएगा? क्वेश्चन तो ये है। वो मिस्त्री कहाँ है? वो मिस्त्री कहाँ है जो गणित को ही पलट रहा है कि जो तिर्यक ऊंचाई 10 का, त्रिज्या 11 का एक शंक्वाकार बना रहा है और उसको मंदिर के ऊपर भी रख रहा है? तो वो मिस्त्री है कहाँ जो गणित को चुनौती दे रहा है? हाँ, पाइथागोरस को पता चला तो सिर फोड़ देगा। अगर पाइथागोरस को पता चल जाए तो कई बार सवाल जो है ना, देखो एक चीज आपने समझी, एक चीज आपने समझी, सवाल तो बन गया, सवाल बन भी गया, आंसर भी आ गया, लेकिन संवैधानिकता पे सवाल है, उसके संवैधानिकता पे सवाल है। समझ रही बातों को? एक बार रुक जाओ, यहाँ पे एक बात आ गई है, वो भी कहनी जरूरी है आप लोगों से। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम दो मैथ्स को दो भागों में बांटते हैं, एक होती है मेटा मैथमेटिक्स, मेटा मैथमेटिक्स, एक होती है जो मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हैं वो मैथमेटिक्स, एक होती है मेटा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वो होती है कि आपने रूल बना दिया और रूल के साथ आप सॉल्व करते जाओ मैथमेटिक्स। आपने नियम बना दिए, आपने परिभाषाएं बना दी, ठीक है, आपने रूल बना दिए, आपने परिभाषाएं बना दी, और उस परिभाषाओं और नियमों को बांधते हुए आप जो भी कर रहे हैं कॉल मैथमेटिक्स। लेकिन एक होती है मैथमेटिक्स जो उन रूलों पे सवाल उठाती है कि क्या वो रूल तो सही है, क्या वो जो रूल आपने बनाए हैं वो सही है या नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट को बनाने का जो बड़ा हमारा संविधान है उसके अंदर कारण ये है कि संसद है, संसद तो कोई भी बिल पास कर देगी,
संसद तो कोई बिल पास कर दी, मान लीजिए जिसके पास बहुमत होगा वो तो कोई भी बिल ले आएगा, चाहे जैसा बिल ले आएगा। ऐसा हो सकता है ऐसा बिल ले आए कि प्रधानमंत्री अब हमेशा हमारा ही बनेगा और किसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं, ऐसा बिल भी पास कर सकते हैं संसद। तो ऐसा बिल जब पास कर दे संसद, तो उस बिल को खारिज कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में एक पीठ बनाएगी जिसको संविधान पीठ कहा गया। उस पीठ का काम है कि कोई भी कानून जब बनता है तो संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ चेक किया जाता है कि क्या संविधान की मूल भावनाओं को प्रभावित तो नहीं करेगा, या उसका उल्टा तो नहीं है, उसका विरोध तो नहीं कर रहा, उसको काट तो नहीं रहा। जैसे संविधान की जो मूल भावना है उसमें स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, आजादी है, बोलने का अधिकार है, ये जो सारे जीवन जीने का अधिकार है, समानता से जीने का अधिकार है, ये डैश 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 जो अधिकार संविधान ने जो मूल भावना बनाई है, कहीं उससे तो कानून नहीं टकरा रहा। अगर टकरा रहा है तो खारिज, क्योंकि मूल भावना नहीं बदली जा सकती। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में एक ब्रांच और बनती है जो मैथमेटिक्स पे नजर रखती है, कॉल मेटा मैथमेटिक्स। इस ब्रांच का काम होता है मेटा मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की वैलिडिटी को चेक करती रहती है, क्रॉस चेक करती रहती है कि भाई आप तो यहाँ कुछ भी बना दोगे, है ना, आप तो यहाँ कुछ भी बना दोगे, जो मन में आएगा वो बना लोगे। तो यहाँ जो भी आप बना रहे हो उसको चैलेंज करता है मैथमेटिक्स। ये उसको चेक करता है कि वो सॉलिड है या नहीं है, और वो उस पर सवाल उठाता रहता है कि भाई ये देखो इसमें गड़बड़ है, ये देखो इसमें गड़बड़ है, ये इसमें गड़बड़ है। और काफी सारे इस मैथमेटिक्स नहीं, कई लोग ऐसे थे जैसे जॉर्ज कैंटल थे, कर्ट गोडेल थे, जो है वॉन न्यूमैन थे, ये कुछ लोग ऐसे थे जो इस ब्रांच से काम करते थे मेटा मैथमेटिक्स। हल्बर्ट ने भी अपने अंतिम जो लास्ट का जो काम रहा था वो मेटा मैथमेटिक्स पे किया था। उन्होंने भी वही किया कि मैथमेटिक्स को हम पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि होता है ऐसा नॉर्मली आप चीजें पहले शुरुआती जब यंग होते हैं तो आप चीजें करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, जब कर लिया जाता है फिर अंतिम जब आपका हिस्सा शुरू होता है, मतलब 40+ शुरू होता है, तब आप उसको क्रॉस चेक करते हैं कि जो किया था वो सही था या नहीं था। सोचो हम उल्टा चलते हैं, पहले हम करते हैं फिर हम सोचते हैं सही किया था या गलत किया था। तो वैसे ही होता है, मैथमेटिक्स पहले आई, मेटा मैथमेटिक्स बाद में। इट्स कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें आप गणित बनाते नहीं है, मतलब गणित के जो एग्जिस्टिंग रूल्स है, जो गणित के एग्जिस्टिंग रूल है उनको चेक किया जाता है कि कहीं वो सही तो है, कहीं वो मैथमेटिक्स में कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो पैदा नहीं कर देंगे, तो उनको क्रॉस चेक किया जाता है ना। होना भी चाहिए। देखो आप भी सोच सकते हैं कि इस चीज को कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो, आज अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो संसद क्या कर सकती है? एक बहुमत आने के बाद क्या होता है, अधिकतर देश में जो लोकतंत्र से राजतंत्र सेट हुआ है या मोनार्की जो सेट हुई है वो कैसे सेट हुई है? ऐसे तो सेट हुई है, वहां पे संसद थे, कानून बना लिया। हिटलर को देख लीजिए, हिटलर ने क्या थे, चांसलर बना था, चांसलर बन के सारी की सारी सत्ता अपने हाथ में रख ली, सबको अपने कंट्रोल में कर लिया और बन गया डिक्टेटर। तो वही चीज होती है। तो इसलिए एक और होना चाहिए, जैसे खेल है, खेल बिना अंपायर के नहीं होता ना। अंपायर का काम क्या होता है? अंपायर का काम होता है सही गलत तय करना। भाई बॉल मारी, पैर पे लगी, आउट हुआ या नहीं हुआ, अंपायर बताएगा। 6 बॉल कराई नहीं कराई, सही से करा रहा है नहीं करा रहा, कौन चेक करेगा? अंपायर चेक करेगा। तो सोचो अंपायर को अगर क्रिकेट से बाहर निकाल दो तो खेल का क्या होगा? खेल नहीं होगा, दुर्गति होगी। तो वो अंपायर के साथ ही खेल सही से चलेगा। तो इसलिए हम अंपायर को सेट करते हैं। किसी में रेफरी कहा जाता है, किसी में अंपायर कहा जाता है। काम वही होता है, नियमों के अंतर्गत बांधे रखना और नियमों के टूटने पर उनको बताना कि नियम टूट रहे हैं, उन पे जुर्माना लगाना, पेनल्टी लगाना, ताकि सारा खेल नियमों के अंतर्गत ही चलता रहे। आ जाओ। तो इसलिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए। एक शंकु के आधार का व्यास उसकी ऊंचाई का 1.5 गुना है। व्यास, व्यास यानी डी, ऊंचाई का 1.5 गुना है। तो भी नहीं बन सकता। कर्ण आधार या लंब से छोटा कैसे हो सकता है? कोई मिस्त्री आ जाए। तो डी फॉर डायमीटर 1.5 एच, 1.5 एच दिया ना। शंकु के आधार का व्यास उसकी ऊंचाई यानी एच का 1.5 गुना है। दो आर, इसको 3/2 लिख लो। एच का मान निकाल लो या आर का मान निकाल लो, जो ठीक लगे वही निकाल लो। क्या पूछे आगे? क्या पूछे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो, ठीक है। एच निकालें, एच बराबर हो जाएगा 4r/3।
ठीक है, एल निकाल ले। एल तेरी एक ऊंचाई, नौ और ये आ गया 5, एल बराबर ये एल आ गया, एच आ गया, है ना। अब हमारा काम आ जाता है क्षेत्रफल, ए बराबर पाई आर एल। दो, ठीक है। और क्वेश्चन ने पूछा है तिर्यक ऊंचाई, एल पूछा है, तो एल ये रहा, एल पूछा है, तो एल बराबर हो गया 5/3 इंटू 5/3 इंटू आर, आर ये रहा 12√2, 3 से 4 बार, 5 के 20, 20√2। ये तो ठीक है, ये ठीक लगा, ज्यादा तो मजेदार नहीं था लेकिन ठीक था, बढ़िया सवाल था। हाँ ठीक है, आ गया। यस सर, ठीक है, आगे चले 86 पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, इसके आधार से 15 मीटर ऊपर एक तल द्वारा उसके आधार के समांतर काटा जाता है। एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, इसके आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक तल द्वारा उसके आधार के समांतर काटा गया, बढ़िया काट दिया, शंकु को काट दिया गया। छोटे शंकु का जो आयतन आया वो 18,480 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मूल शंकु का आयतन कितना होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो, देखो, दिमाग लगाओ। देखने में तो अच्छा लग रहा है और थोड़ा थोड़ा चित्र भी ठीक है, काटा गया है, शंकु को बीच में से काट लिया गया, छोटा शंकु बना लिया गया, बड़े शंकु का आयतन पूछा गया, सब कुछ परफेक्ट सही लग रहा है। बाकी पेन चलाने पे पता चलेगा। स्क्रीन नॉट विजिबल,
नहीं यार, स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन तो दिख रही है। यास्मीन चेक करो। अच्छा, रीज्वाइन किया तब दिख रही है। हाँ, कई बार हो जाता है, टेक्निकल चीजें। शाबाश साधना, आंसर तुम्हारा आ गया। सही है गलत है ये नहीं पता मुझे। सही गलत का नहीं पता, अभी करूंगा तो ही पता लगेगा, लेकिन ठीक से ही लग रहा है। कर दो उसको। आ जाओ, ज्यादा टाइम लग रहा है। ये आपका शंकु, ये शंकु की त्रिज्या, ये शंकु की ऊंचाई। बड़े वाले को कह देते हैं R1 और ऊंचाई को कह देते हैं H1। और दिया हुआ भी है, दिया हुआ भी है, दिया हुआ ये है कि शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, यानी H1 जो है वो 45 है। H1 45 है। R1 जो है उसके आधार से 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 45 है और आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर इसको काटा गया। ये काट दिया और एक शंकु बन गया। ये 15 सेंटीमीटर ऊपर काटा गया था, टोटल 45 थी, तो ऊपर की बच जाएगी हमारे पास। वैसे मैंने ज्यादा लंबाई काट दिया, ऊपर 30 बच रही है जबकि लग रही है 15, तो मतलब ज्यादा काट दिया। ये ऊंचाई को H2 नाम दे देते हैं और इस त्रिज्या को R2। ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो, त्रिभुज दोनों समरूप है, छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज समरूप है। समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इनका अनुपात क्या हुआ, इसकी भुजा हुई 30, बड़े वाले की हुई 45, तो 30/45 बराबर हुआ R1/R2, R1/R2। सही है। 30/45, 30 कैसे, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 30 और बड़े वाले की 45, तो 30/45, तो R2/R1, R2/R1 सॉरी, R2/R1। 15 पे काट दो, 15 पे काटने पर 2 और 3, और R1/R2 निकालें, ये R2/R1 रहने दो, R2/R1 आ गया 2:3। ठीक है, अब आ जाते हैं आयतनों के मामले में। हमें ऊपर वाले का आयतन दिया हुआ है, ऊपर वाले का आयतन, ये जो ऊपर वाला है इसका आयतन हमें पता है, इसका आयतन है 18,480, 18,480। ठीक है, सही है। ऊपर वाले का आयतन आप x मान लो, बड़े वाले का x मान लो, तो आयतन, छोटे वाले का आयतन, छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन बटा बड़े शंकु का आयतन, दोनों का अनुपात।
बराबर छोटे वाले का होगा 1/3 पाई, त्रिज्या है R2 का स्क्वायर इंटू H2 बटा बड़े वाले का 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। ये R1 H1 आ गया। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, और छोटे वाले का आयतन हमें पता है, वो यहाँ लिख दो, वो है 18,480। 18,480 बड़े वाले का x मान लो, तो 18,480 बटा x, और वहां पे मान रख दो R2 बटा R1 का मान है 2/3, 2/3 का स्क्वायर, H2 बटा H1, H2 का मान हमारे पास है 30, H1 का मान है 45, 30/45, ये भी 2/3 ही हो गया, तो ये मिला के हो गया 8/27, 8/27। तो वज्र गुणा पे वो हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 27, थोड़ी गुणा बड़ी होगी, बाकी वही रहेगा। ये हो गया 8x बराबर 18,480 इंटू 27, और x बराबर 18,480 गुणा 27/8, और देखो कितना आएगा। कितना डी आएगा क्या? अगला क्वेश्चन, किसी अर्धगोलाकार कटोरे के शीर्ष की परिधि 44 मिलीमीटर है। अर्धगोला है, उसका जो शीर्ष है, उसकी जो परिधि है वो 44 मिलीमीटर है। तो कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, ये इसकी परिधि है, परिधि 44 होगी। ये 44 mm है, तो ये 2πr हो गई। 2πr बराबर 44, तो 2 का मान 22/7 इंटू r बराबर 44, r बराबर 44 इंटू 7/44, 44 से 44 कट गया, r बराबर 7 आ गया। तो 7 मिलीमीटर इसकी, सिंपल सा ही था एकदम, ये 7 मिलीमीटर है। अगला क्वेश्चन,
वो आदत पड़ जाती है धीरे धीरे, जैसे पढ़ाते हैं ना तो कई बार लेफ्ट हैंड से भी लिखना पड़ता है, कई बार राइट हैंड से भी लिखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना कि हम बहुत पुराने समय से पढ़ाते आ रहे हैं, आदिकाल से पढ़ाते आ रहे हैं, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट हम साथ में पढ़ा करते थे। आपने ये जो आर्यभट्ट का इनका नाम सुना ना, हम साथ में पढ़ते थे, बहुत पुराने हैं हम तो। ये बहुत सारी आदतें पड़ गई है पढ़ाने की, समझाने की, बताने की, तो इसलिए हो जाता है। इसलिए दोनों हाथ काम करने लग गए। पहले होता था कि जब पढ़ा रहे हैं तो इधर से बोर्ड नहीं दिखता था, तो ऐसे घूम के दिखते थे, तो फिर इस हाथ से भी लिखना पड़ता था। तो वो धीरे धीरे दोनों हाथों की प्रैक्टिस हो गई। तो इस हाथ की भी अब इतना बुरा नहीं है बेचारा, ये भी शुरुआत में बुरा था, धीरे धीरे ये भी सेट हो गया। अब अगर इससे भी लिखना पड़े तो मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली राइट हैंड यूज़ करता हूँ, लेकिन इससे भी हो जाता है। तो ये समय के साथ हो जाती है धीरे धीरे। जैसे आप भी टीचर बनोगे, बहुत लंबा समय बिताओगे, बहुत लंबा, तो आप लोग भी ऐसे हो जाओगे। नहीं, बता रहा हूँ, बहुत पुराने हो गए। मतलब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत आदिकाल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत पढ़ा रहा हूँ, बहुत समय पहले से पढ़ा रहा हूँ। भूल ही गया कि मैंने कई बार तो ऐसे याद करता हूँ कि कब पढ़ाना शुरू किया था। बहुत बहुत पहले पढ़ाना शुरू किया था। तो एक ठोस अर्धगोले का आयतन 19404 है। अर्धगोले का आयतन V जो है वो 19404 है। तो आयतन अर्धगोले का है, याद रखना, थोड़ा सा ध्यान दो, गलती ना हो जाए। अर्धगोले का आयतन है, अर्धगोले का आयतन आधा हो जाता है, तो 2 पाई r क्यूब हो गया, 2/3 पाई r क्यूब। उन्नीस चार सौ चार एक ठोस अर्धगोले का आयतन, तो 2/3 पाई r क्यूब बराबर 19404। तो ये हो गया 2/3 पाई का मान 22/7, 19404। ये सब इधर ले जाओ, r क्यूब बराबर 3/2 7/22 इंटू 19404। काटो जहां तक कटता है, पहले तो 2 पे काटो, 2 पे कटेगा तो 9702, फिर दोबारा 2 पे कटेगा, दोबारा काटो, 4851, फिर हम काटते हैं इसको 4 पे, 11 पे कटेगा, 11 पे 4 बार, और 11 पे फिर उसके बाद में हो जाएगा 4, फिर 4 बार कटेगा, फिर 1 बार कटेगा। r क्यूब हो गया 7 या 21, और वो 21 का स्क्वायर हो गया, यानी 21 की क्यूब बन गया। क्यूब से क्यूब कट कर दो, r बराबर 21 आ गया, तो त्रिज्या का मान 21 आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा सा इसमें देखना, गोला जो होता है, अर्धगोला, गोले में तो अलग कहानी, अर्धगोले में क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय, एक तो इसका वक्र पृष्ठ होता है, एक तो इसका जो है वक्र पृष्ठ होता है ये वाला, इसका तो हो गया 2 पाई r स्क्वायर, प्लस इसका एक ढक्कन और होता है, ये इसका हो जाता है पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो ये टोटल मिला के हो गया 3 पाई स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल हो गया 3 पाई r स्क्वायर। सो मान रख दो 3 पाई का मान 22/7, r का मान 21 गुणा 21, 9 गुणा 22 गुणा 21, 9 गुणा 22 गुणा 21, 4158। ठीक है, ये बी आपका आंसर हो गया।
ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला सवाल, अच्छा यहाँ पे शीट खत्म हो रही है, 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए। शीट खत्म हो रही है तो 2 सवाल एक साथ ही आ गए। देखो 89 तो सिंपल सा ही है। नवासी में तो है 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, तो यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पहले गोले का अगर A1 बोले, दूसरे गोले का A2 बोले, तो A1 बटा A2 बराबर दिया गया हमें 4 पाई, पहले का हो जाएगा 2 पाई, सॉरी अर्ध गोला है इसलिए 2 पाई, पहले की त्रिज्या R1 तो 2 पाई R1 का स्क्वायर, 2 पाई R2 का स्क्वायर, ये कट गया। और क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 दिया है, तो ये 4/25 हो गया। 4/25 को 2/5 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो R1 बटा R2 हो जाएगा हमारा 2/5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दो, R1 बटा R2 हो गया 2/5, ये हमारा R1 R2 हो गया 2/5। ठीक है, अब पूछ रहा आयतनों का अनुपात, तो आयतन का अनुपात हो जाएगा V1 बटा V2 बराबर 2/3 पाई R1 क्यूब बटा दूसरे गोले का 2/3 पाई R2 क्यूब, ये क्यूब 2/5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8/125, ये आपका ए आंसर आ गया। तो 89 का तो ए हो गया, 90 का, 90 में ये देखो, पहले आयतन निकालो, बड़े गोले का आयतन निकालो, और कितनी गोलियां बनेगी ये निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े गोले का आयतन में छोटे गोले का आयतन का भाग देते हैं। बड़ा गोला खोखला है, खोखला है तो इसने कहा गया कि बाहर की त्रिज्या 6 है और अंदर की त्रिज्या 4 है और बाहर की 6 है, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R2 की क्यूब यानी 6 की क्यूब माइनस 4 की क्यूब, ये गोले का आयतन हो गया, बटा छोटे गोले का आयतन जो बनाया गया, वो क्या बनाया, छोटे गोले में आंतरिक और बाह्य 3 और 2 है, 4/3 पाई, बाह्य त्रिज्या है हमारी इसमें 3,
आंतरिक त्रिज्या है 2, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 4/3, 4/3 कट गया, सॉल्व कर लो, ये हो गया 216, 216 माइनस 4 चौक 16, 16 चौके 64 बटे 27 माइनस 8, घटा दो, ये हो जाएगा 2 और 5, 1/19, और ये 8 बार कट जाएगा ना, 8, तो कितने गोले बनेंगे, 8 गोले बन जाएंगे, है ना। बड़ा आयतन, वही तो कितनी गोलियां बनेगी, तो जो बड़ी चीज है उसका आयतन निकालो, छोटी चीज का आयतन निकालो, भाग दे दो। ये खोखले हैं इसलिए फॉर्मूला लग जाएगा 4/3 पाई बाह्य त्रिज्या का क्यूब माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यूब, और उससे दोनों का भाग देके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? किसी को डाउट है इनमें किसी को कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इन सवालों से? क्या कहते हैं? ठीक है, चलो अब ये पेज फुल हो गया है, नया पेज ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे क्या, बढ़िया। हाँ, वो तो होता ही है, वो इफेक्ट पड़ता ही है। मुझे शायद, मैं बचपन में जब लगभग शायद 4th या 5th क्लास में रहूँगा, उस समय एक वीडियो गेम आते थे, जैसे मारियो जिसको कहते हैं, तो वो टीवी, दुकानें होती थी, दुकानों के अंदर टीवी लगे हुए होते थे, और टीवी के अंदर साथ में वो जॉयस्टिक थी, वो देते थे खेलने के लिए, और उसका कुछ चार्ज लगता था 1 रुपए के आसपास, 1 रुपया या 2 रुपये कुछ ऐसा चार्ज था, और 1 घंटे के लिए वो देते थे। तो मुझे बहुत एक बार बीच में से पागलपन चढ़ गया था, कुछ थोड़े से पैसे आते थे, मैं जाके वहाँ पे वीडियो गेम खेलता था, और वहाँ जब वीडियो गेम खेलने जाते थे तो बारी का इंतज़ार करना पड़ता था, जो बाकी लोग खेलते रहते थे, हम उनको देखते रहते थे। तो ऐसा करने से वो लगातार कुछ दिन का ही ट्रॉमा चला, लगभग हफ्ता 2 हफ्ता चला होगा, हफ्ता 2 हफ्ता मैं देखता था, तो नींद में भी मैं उसको ऐसे ही गेम खेलता रहता था, लगातार ऐसे ही करता रहता था। फिर बाद में घरवालों को पता लगा कि ये तो रात को भी गेम खेल रहा है, और खेला, तो फिर वो सप्लाई कट कर दी गई, और सप्लाई बंद करते ही फिर वो वापस से मैं नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ आई कि ये बात की, या जब आप कोई चीज़ को बड़े मन से करते हैं ना, बहुत दिल से करते हैं, तो वो चीज़ 24 घंटे करती है, फिर 24 घंटे चलती है आपके दिमाग में, और ये अच्छी चीज़ है, ये सच में अच्छी चीज़ है। वो एज़ ए वीडियो गेम गलत था, बिल्कुल सही कह सकता हूँ, वीडियो गेम एज़ ए गलत था, लेकिन अगर मुझे गणित के सवाल सारे दिन मेरे दिमाग में चलते हैं, जो मेरा प्रोफ़ेशन है, तो बेस्ट है। अगर मैं कोई आर्टिस्ट हूँ और मेरे दिमाग में सारा दिन पिक्चर्स ही चल रही है, ड्राइंग्स चल रही है, परफेक्ट है। तो जो मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, जो मैं काम करने वाला हूँ, या जिसके जो मैं कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ सारा दिन मेरे दिमाग में घूम रही है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, यही होना चाहिए था, इससे बेटर क्या हो सकता है? तो वही कह रहा हूँ, वो वीडियो गेम के एज़ ए वीडियो गेम गलत था, लेकिन एज़ ए जो चीज़ अभी आपके दिमाग में अगर चल रही है ये, तो बढ़िया चल रही है। मत हटने दीजिएगा, चलने दो, अच्छी बात है। मतलब 14-15 घंटा जागते हुए पढ़ते हो, और और कम से कम 8-9 घंटा सोते हुए पढ़ रहे हो, तो कुल मिला के 24 घंटे पढ़ाई हो रही है, इससे बेहतर क्या हो सकता था? और आपने पढ़ा हो तो रामानुजन ऐसे ही थे, रामानुजन जब थे तो उनको किसी प्रॉब्लम में जब वो अटक जाते थे, तो अटकने के बाद में वो जाके सो जाते थे। उनका मानना ये था कि जब मैं सो जाऊँगा, तो ये सारे सवाल जो है मेरे दिमाग में, जो उनके देवता है, जिसे वो नागनिची देवता कहते हैं,
उनको वो मना करते थे। जो नागगिरी जी एक चिन्ह है, नागगिरी ऐसे कुछ नाम है उनका, नामागिरी नाम से था। तो वो देवता जो है वो आएंगे और उनको वो सॉल्यूशन बता के चले जाएंगे। जैसे वो उठते थे और वो कागज पे बैठ के लिखने लग जाते थे, वो जो सॉल्यूशन था उसको कागज पे बैठ के लिखने लग जाते थे। अब क्या ये सही था, या सही में कोई देवता आते थे, या सही में उनका दिमाग काम करता था जब वो सो जाते थे? अब ये तो सवाल जो है नहीं पता इनके जवाब तो। लेकिन उनका कहना ये था कि जब मैं सोता हूँ, जब मैं किसी परेशानी पे अटक जाता हूँ तो मैं सो जाता हूँ, और सोते ही जो भगवान है वो आते हैं और वो मुझे हल बता के जाते हैं, और फिर मैं उठता हूँ और मैं उसको सॉल्यूशन को लिखना शुरू कर देता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है आप लोगों के साथ तो ये बढ़िया है। अच्छा, तुमने देखी है, बढ़िया, अच्छी बात है ये। तो अगर आपके दिमाग में 24 घंटे मैथ्स चल रही है तो कमाल है, यही चाहते हैं। अच्छा, प्रिज्म कैसा होता है? देखो, प्रिज्म एक जैसा होता है। पिरामिड और प्रिज्म में भेद करना, पिरामिड अलग चीज होता है। पिरामिड तो होता है तीखा सा, ऐसे कोण होता है, फिर ऐसे तीखा चुभ जाए, मतलब अगर हाथ में लग जाए तो खून निकल आए। तो याद रखिए, पिरामिड होता है तीखा, एकदम हाथ में लगा तो चुभ जाएगा। प्रिज्म क्या होता है? एक जैसा होता है, उसका आधार भी एक जैसा होता है, शीर्ष भी एक जैसा होता है, फिर चार तरफ बनता है। यानी अगर ऊपर वृत्त है तो नीचे भी वृत्त होगा, और फिर उसको ऐसे मिलाया जाएगा। ये प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म एग्जैक्टली सेम होता है, यानी जो पैंदा होता है सेम, वही शीर्ष रखा जाता है, सेम टू सेम एकदम। अगर मान लो ये त्रिभुजाकार है, नीचे त्रिभुज है तो ऊपर भी त्रिभुज होगा। त्रिभुज से त्रिभुजों को शीर्ष से शीर्ष मिला दिया जाता है। चतुर्भुज है ऊपर तो सेम चतुर्भुज नीचे देते हैं, और शीर्ष से शीर्ष मिला दिए जाते हैं। ये होता है प्रिज्म। रिपीट कर रहा हूं, प्रिज्म का आइडिया समझना। प्रिज्म क्या होता है? आप त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज जो लेना चाहो वो ले लो, और एक मत लाना, दो लाना। एक मत लाना, दो लाना। एक को नीचे लगाना है, एक को ऊपर लगाना है, और फिर उनके जो शीर्ष है, चतुर्भुज है तो चारों शीर्षों को, पहले शीर्ष से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, चौथे से चौथे को मिला दो। ये प्रिज्म है। और 5 शीर्ष वाला हो, मतलब 5 भुजाओं वाला पंचभुज ले रहे हो तो दो लाना। 5 भुज भी लाओ तो दो लाना, एक नीचे रखना है, एक ऊपर रखना है, और फिर सिर से सिर जोड़ना है। ठीक है ना? तब हनुमान चालीसा का पाठ करके सोना चाहिए। डरावने सपने आए तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। समझ गए? अब इसका आयतन पूछा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा है और आयतन भी पूछा है। और आयतन बताओ। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आयतन कितना होगा। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आप ऐसे नॉर्मली भी निकाल सकते। आ जाओ, ध्यान दो। देखो, जो भी आकृति ऊपर बनेगी वही नीचे बनेगी, जो भी ऊपर बनेगी। यानी ऊपर अगर 5 भुजाओं का बना हुआ है तो नीचे भी 6 भुजाओं का है, तो नीचे भी 6 भुजाओं का ही बनेगा। और उसके बाद में शीर्ष से शीर्ष, ये बन गया। तो इसमें करना क्या होता है? अगर आपको सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए तो ये नीचे वाला परिमाप निकाल लो, जो बेस का परिमाप है वो निकाल लो, और ऊंचाई से गुणा कर दो। जैसे आप जो बेलन में करते हैं, बेलन में क्या करते हैं? 2 पाई आर परिधि इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, तो 2 पाई आर एच हो गया। तो यहाँ पे क्या करना होगा? आपको जो बेस का परिमाप है, जो बेस का परिमाप है ये निकाल लो, और परिमाप को किससे गुणा कर दो? ऊंचाई से। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा परिमाप, आधार जो भी है उस आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा, आयतन कैसे आएगा? आयतन, अच्छा, जब क्षेत्रफल निकालना है आपने तो आपने परिमाप का इस्तेमाल किया है, और जब आयतन निकालो तो ये क्षेत्रफल ले लो, ये वाला क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आयतन आ जाएगा क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब देख लो आधार कैसा है ना? आधार कैसा है वो देख लेना, आधार कैसा है वो देख लेना। त्रिभुज है तो त्रिभुज का, मैंने तो कॉमन फॉर्मूला बनाया है, ठीक है ना? परिमाप जो भी है, त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप लग जाएगा, वृत्त है तो वृत्त का लग जाएगा,
दिग और कुछ आकृति है तो वो आकृति ले जाएगी, उसका परिमाप इंटू ऊंचाई। आयतन में उसी जो आकृति नीचे बना हुआ, जो बेस बना हुआ जिसका, उस बेस का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में त्रिभुज है। ये देखो, एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 16 मीटर है, तो h होगी आपके पास 16 और 30 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर है। अच्छा, त्रिभुज की दी हुई है, ठीक है, एक 16, एक 30 और एक 34। तो ये तो समकोण त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज हो गया, बिल्कुल। मुझे भी डाउट यही लग रहा था कि ये बुझाए समकोण, ये ट्रिपलेट है, 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 32 है, ऊंचाई 32 है, h 32 है। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है परिमाप इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां, तो 16 प्लस 30 प्लस 34 इंटू उसकी ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है हमारे पास 32, ये 32 हो गया, 50 80 80 इंटू 32 जीरो 2560, ये आ गया क्षेत्रफल। अच्छा, ये क्षेत्रफल आ गया। आयतन निकालने के लिए ये लगाओ, आयतन बराबर हुआ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार हो जाएगा 16, ऊंचाई हो जाएगी 30, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो तो कर्ण होती है, तो 34 तो कर्ण हो गया, तो लंब और आधार कितना हो गया, 16 और 30, ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होने के बाद में गुणा किससे करना है, ऊंचाई से, ऊंचाई कितनी है 32, ये 32, ये 8, ये 240 इंटू 32, तो आपका 8 आ जाएगा, 8 वाला ये आ जाएगा, ये वाला डी आंसर आ जाएगा, है ना, ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें आपने दो नए सूत्र सीखे, प्रिज्म का आयतन और प्रिज्म का क्षेत्रफल। प्रिज्म का जो क्षेत्रफल है वो होता है परिमाप इंटू ऊंचाई, जो भी बेस है, यहाँ त्रिभुज था तो त्रिभुज का इस्तेमाल किया, चतुर्भुज होता तो चतुर्भुज, और कोई आकृति होती तो वो आकृति। तो ये हमने दो चीजें सीखी कि जो प्रिज्म होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म का आयतन। सही है, क्या कहते हो, आई बात समझ में? ये फॉर्मूले लिख लेना कहीं पे, इन फॉर्मूलों को कहीं लिख लेना, और हमेशा डिफरेंशिएट रखना दोनों बातों को। प्रिज्म अलग चीज होती है, पिरामिड अलग चीज होती है। पिरामिड चुपता है, पिरामिड जो है वो चुपता है, तीखा होता है। पार्श्व का मतलब तिर्यक या वक्र, जो तीसरे ऊपर ऊपर कैसे खुला वो भाग होता है ना, वो वाला, वो पार्श्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पिरामिड आ गया। अभी बता, कई आदमी को शायद कंफ्यूजन होती है, वो पिरामिड 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 रटा हुआ रहता है, पिरामिड को पकड़े। प्रिज्म और पिरामिड दोनों अलग अलग चीज है ना, जबकि बार बार कह रहा हूँ पिरामिड चुपता है, तो जब चुभे तो समझ जाओ पिरामिड है।
पार्श्व वक्र पृष्ठीय होता है, पार्श्व वक्र पृष्ठीय होता है, वक्र पृष्ठीय में आधार नहीं आता, संपूर्ण पृष्ठीय में आता है, टोटल। तो टोटल पूछा जाए तब आता है। मे भी कल हम इसके ज्योमेट्री के 100 क्वेश्चन कर जाएंगे। कल सैटरडे है और नियमित अध्ययन की वजह से, आप लोगों के लगातार प्रयास की वजह से, आप लोगों के सहयोग की वजह से हम ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के भी 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाएंगे। कमाल हो आप लोग, है ना, आपकी मेहनत लाजवाब है। 100 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर जाएंगे, प्रैक्टिस। सोचो मतलब कितना बड़ा अचीवमेंट जो है वो हम हर दिन रख रहे हैं, कितनी बड़ी चीजें हम लोग कर रहे हैं। और सारे के सारे 100 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के द्वारा किए गए हैं, और ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन जो है वो पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, भारत के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी कोने में, किसी न किसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा रहे हुए हैं। तो यानी आप जो भी 100 सवाल कर रहे हैं, ये सारी भर्तियों का निचोड़ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी आपने 100 क्वेश्चन यहाँ से किए, पहली बात तो सारे क्वेश्चन आपने किए, मैंने बाद में बताए, तो नंबर 1 सारा श्रेय आपको जाता है कि आप लोगों ने किए। आया नहीं आया वो बात की बात है, लेकिन प्रयास किया, करने के बाद में आपने ट्राई किया। तो पहला तो सारे क्वेश्चन आपने किए। नंबर 2, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के, मतलब बढ़िया क्वेश्चन थे। 2, तीसरा ये है कि आपको पूरा आइडिया हो गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, कैसे कैसे आया है, और कैसे कैसे और आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो प्रैक्टिस सेशंस है ये बड़े कमाल है। और याद रखिए, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी भी चल रही है, ग्रेजुएशन भी चल रही है, वहाँ पे भी लगभग हम 100 निकाल ही देते हैं एन एवरेज। तो कुल मिला के आप 300 क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, और टेस्ट में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस शीट में भी पुराने क्वेश्चन है। तो कुल मिला के आपका मतलब, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि आप सब्र रखो, प्रोसेस पर विश्वास करो। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये आपको कमाल का बना देगा। बस नियमितता बनाए रखो और फिर इस पे विश्वास करके चलते रहो, ये आपको कमाल से कमाल कर देगा। हाँ, क्योंकि मुझे खुद से भी अंदर से वाइब्स आ रही है, जो अब ये जो प्लान चल रहा है ना, पिछले 1 महीने से चल रहा है, मुझे खुद से फीलिंग आ रही है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ी परेशानी होती है, कुछ भी करके देख लो, परेशानी तो होनी होनी है कभी। हाँ, परेशानी हो रही है इसका मतलब सही है, ये भी एक तरीके का संकेत है। अगर बच्चे परेशान हो रहे हैं, थोड़े से दुखी हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। अगर बच्चे कंफर्टेबल है, तब आप डाउट कर सकते हैं कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर बच्चा कंफर्ट जोन में है, फिर तो आराम से हो रहा है, इसका मतलब कंफर्ट जोन में। तो अगर बच्चा थोड़ा परेशान है तो मतलब ठीक है। पिरामिड पे आ जाओ। एक लंब पिरामिड का आधार भुजा वाला एक वर्ग है, ये वर्ग है। और ये इसका शीर्ष होगा यहाँ कहाँ पे, एक्चुअली ये यहाँ नहीं है, इसके ऊपर है, ये यहाँ पे नहीं होना भी चाहिए। अगर मान लो, मैं एक मापने का दंड ये तरीका होता है, आप आराम से भी इससे समझ सकते हैं चीज़ों को। अगर आप लोग अनकंफर्टेबल है, इसका मतलब कुछ ऐसा हम कर रहे हैं जिससे आप कंफर्ट जोन से बाहर आए। क्योंकि अगर आपको जो मैं कर रहा हूँ उससे बिल्कुल आराम महसूस हो रहा है कि हाँ सब सही है, अच्छा है, आराम से चल रहा है, इसका मतलब है आप कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हम कुछ अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप कंफर्ट जोन से बाहर आए, यही तो हम चाहते हैं। तो हम सही जा रहे हैं, फिर ये प्रमाण है इस बात का कि हम सही जा रहे हैं। ये हो गया। तो ये ऐसे है, ये पहला है और ये ऐसे है, 1 2 3 4, ये पिरामिड है। अब पिरामिड की जो इसकी प्रत्येक तिर्य कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तिर्य कोर क्या होती है, ये होती है, देखो ये वाली, यहां से ये जो भुजा है, ये इसे तिर्य कोर कहते हैं, एल। और इसकी जो भुजा बताई गई है हमें, वो बताई गई है 8 √2 है।
अब ऊंचाई गायब है, हमें ऊंचाई निकालनी होगी इसकी, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी होगी। तो ये लो, ये लंब डाला, ये होगी, ठीक है। ये ऊंचाई होगी L, और ये 8√2 है, तो ये 4√2 ये हो जाएगी, 4√2। L का मान हमें दिया है 10, ये 10 होगी। अब आपसे H निकाल सकते हैं, लेकिन क्या H निकालना है, जरूरत है? नहीं, निकालने की जरूरत ही नहीं है। पिरामिड का आयतन चाहिए, क्या पिरामिड का आयतन L से निकल जाएगा? जवाब है नहीं निकलेगा, क्योंकि पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 A इंटू एच। तो इसका मतलब H तो चाहिए होगा। A का मतलब है एरिया, एरिया है जो बेस है उसका एरिया, बेस कौन है? वर्ग है, वर्ग है तो भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, तो H तो हमें चाहिए होगी, तो H निकल जाएगी पाइथागोरस से, पाइथागोरस निकाल दो। H बराबर √L² माइनस भुजा, ये वाली जो भुजा है ये, तो इसको क्या कहूँ, A बोल दूं, A², ये 10 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16, 16 दूनी 32, ये 32, तो ये आ गया 64, 64 का आ गया 8, H 8 आ गया, मान रख दो। 1/3 वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो 8√2 गुणा 8√2 इंटू H, H कितना है 8, और ये सारे कर लो गुणा, कितना आता है। कोर ये वाली नहीं होती, जो हमारा ये पिरामिड होता है, पिरामिड में जो कोर होती है वो ये वाली होती है, ये वाली कोर होती है, मतलब जो आपका जो स्लाइडिंग फेस होता है ना, ये इस फेस के अंदर जो होती है उसको कहते हैं, मतलब वहां जो शीर्ष है, शीर्ष से आप दोनों को मिला दो, उसके बाद में जो ऐसे तिरछी भुजा जो स्लाइड जाता है, इसको कहते हैं। ये जो 90 डिग्री पे होती है ना, 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री का कोण है, मतलब ये ऐसे भुजा और ये इसके ऊपर ऐसे लंबा रहा है, ये ऐसे 90 डिग्री पे, तो भुजा है, भुजा के ऊपर ये, यहाँ पे उस कोर, इस कोर का कोई महत्व नहीं है, इस कोर का महत्व है, ये वाली जो स्लाइडिंग है इस कोर का महत्व है, ये काम आती है हमारे, क्योंकि जो फॉर्म, तभी तो ये जो हम कहते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला व्युत्पत्ति क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला व्युत्पत्ति इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब आपको ये समझ में आएगा कि पिंक वाली क्यों चाहिए, ब्लू वाली क्यों नहीं चाहिए, ये फॉर्मूले के व्युत्पत्ति में नजर आएगा कि ये चाहिए वो नहीं चाहिए। ये होगी ना पूरी, तो ये केंद्र यहाँ होगा, तो ये आधी आधी होगी, 8√2 का 4√2, 4√2, अच्छा 4√2 आएगा, 8√2 आ गया, 8√2 आ गया, तो ये कितना हो गया 1/3, तो ये ले लो, 8 × 64, 64 का 512 इंटू 2, 1024, और 1024 का हो जाएगा, ये हो गया क्या, देख लो एक बार, चेक करना सही कौन सा है, इससे आया L² माइनस A², और यहाँ पे ये है, इस भुजा को लिया है हमने ये वाली, और ये लंब डाला, और ये L हो गई, L हो गई 10, ये हो गई 4√2, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 गया, 100 में से 32 गया, 100 में से 32 गया, अच्छा कितना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, 64 नहीं आएगा, 8 और 6 68 आएगा, 68 आ गया, तो 32, ये हो गया 34, सत्रह चौके 68, तो 2√17 हो गया, ये H जो है वो 2√17 हो गया। ये गड़बड़ा गया, 68 17√2 थोड़ी होगा, 2√17 होगा, 68 हुआ, 17 चौके 68, 4 × 17, तो 4 का 2 बार आ गया, 17 अंदर रह गया, 2√17 हो गया।
और फिर यहाँ पे आठ और 10 आएगी साइड। एक लंब पिरामिड का आधार 8√2 भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है। 8√2 भुजा वाला वर्ग है। इसकी प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो 8√2 ही तो है ना। यार यहाँ पे थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन है, नाम में हो सकता है आप लोग जिसकी बात कर रहे हो ना वो कंफ्यूजन नाम में है। यहाँ पे अब यहाँ पे नाम में कंफ्यूजन है। एक्चुअली यहाँ कोर शब्द का मतलब ऊंचाई से है, ये किंतु परंतु है। अगर ऊंचाई से है तब तो हमने जो सही की है, और अगर सही में कोर से मतलब है तो फिर ये कोर है। ये जो ब्लू वाली है इससे मतलब है, इससे मतलब है, तो जो आप बता रहे हैं वो सही है। यहाँ पे जो मैं कह रहा हूं वो ये है। यहाँ वर्ड के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ है। देखो ये शीर्ष हो गया। एक तो देखो ये है, इसकी बात कर रहा हूं। एक तो ये है, ये तो है हमारी, इसे आप, इसे और एक ये वाला है, इसका मध्य बिंदु, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। अब ये कौन सा, ये 90 डिग्री पे होती है, ये वाली, ये 90 पे है, ये कोण 90 पर है, और यही हमारे काम आती है। यही एल जो है ना, ये एल होती है, ये हमारे काम आती है। यानी इसमें जो भुजा है और भुजा के ऊपर जो ऊपर से शीर्ष से जो लंब डलता है वो लंब हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है, और वो तिर्यक ऊंचाई हमारे काम की चीज होती है। अब यहाँ पे एक भुजा ये भी होती है। अब इस भुजा का क्या नाम है, नाम तो उसका कुछ नहीं देते। आज इसका नाम अगर कोर दिया हुआ है तो शायद ये है, तब तो फिर अलग लगेगा, और ये ब्लू वाली है तो अलग है। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है, यहाँ इसने लिखा हुआ है कोर। अब इसे क्या माने, ये वाली माने कि ये वाली माने, और शायद कायदे से तो ब्लू वाली माननी चाहिए, क्योंकि ये तिर्यक कोर लिखा हुआ है, तिर्यक ऊंचाई नहीं लिखा हुआ। तिर्यक ऊंचाई पिंक वाली तो तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, जो पिंक वाली है वो तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। इसको तिर्यक कोर कहा गया, तो शायद ये ब्लू वाली होगी, ये वाली। और ये ब्लू वाली होगी तो हमारा मामला बदल जाएगा, और वो ऐसे हो जाएगा। फिर तब आपका ये हो जाएगा ऐसे, और यहां से ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा, और ये आपके विकर्ण की आधी, भुजा की आधी हो जाएगी, क्योंकि विकर्ण का आधा है। 8√2 अगर भुजा है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, हाँ, फिर निकल जाएगा, फिर ये आधा हो जाएगा। 8√2 8√2 इनका वर्ग करके जोड़ दो, उसका आधा कर दो, ये आधी आ जाएगी। फिर उसके बाद में ये 10 है, ब्लू वाली 10 है, और ये हो जाएगी, फिर एच निकल जाएगा। तो ये उस हिसाब से है। तो डिपेंड करता है, एक्चुअली समझने में दिक्कत है मेरी, कि तिर्यक कोर है या तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई है तब तो ये पिंक वाली है, जो पिंक वाली है जिससे निकाला है वो सही निकाला है। अगर ये तिर्यक कोर है, कोर का मतलब इस ब्लू वाली लाइन से है, तो फिर ये तो हिंदी नामकरण के साथ थोड़ा सा कहानी में है। ठीक है ना, कंफ्यूज। वैसे ये पिंक वाली हमारे काम आती है, हम जिसका इस्तेमाल करते हैं तिर्यक ऊंचाई का, ये तिर्यक ऊंचाई ये पिंक वाली होती है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। वो ऊंचाई नाम से ही है, ऊंचाई का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाली। तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई है वो काम आती है। लेकिन यहाँ पे नाम क्वेश्चन के हिसाब से सही है, क्योंकि तिर्यक कोर लिखा हुआ है, तो तिर्यक कोर तो फिर यही होनी चाहिए, वरना तिर्यक ऊंचाई भी कह सकता था, नहीं कह रहा, तो तिर्यक कोर कह रहा था, शायद ये है। ठीक है ना।
तो अगर हम जानते हैं किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है। ए भुजा हमारे पास 8√2 है, तो भुजा रख के विकर्ण निकाल लो। 8√2 इंटू √2 ये आ जाएगा 16। 16 आ जाएगा तो आधा 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, तो ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा। ऊंचाई तब 6 आ जाएगी, और ऊंचाई जब 6 आएगी तो यहाँ पे हम ऊंचाई की जगह 6 रख देंगे, और ए की जगह तो यहाँ नहीं आना, यहाँ 6 आ जाएगा, और 6 आते ही कट जाएगा, और शायद फिर पूरा पूरा आंसर भी आ जाए, है ना। तो जो हम काम में लेते हैं वो ऊंचाई है। अब यहाँ पे हिंदी में थोड़ा इंग्लिश वाले नाम तब हो जाए ना साथ में, एक्चुअली इंग्लिश वाले नाम में कंफ्यूजन नहीं होती, इंग्लिश वाले नाम में हर चीज का अलग एक ही नाम होता है, हिंदी वाले में बहुत सारे नाम रख देते हैं ये लोग, और फिर वो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इस वाली भुजा को, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई होती है, ये 90 डिग्री पे होती है, हमारे ये काम आती है। तो जब हम फॉर्मूला काम में लेते हैं उसमें तिर्यक ऊंचाई ये वाली काम आती है, और शायद इसको फिर कोर कहते होंगे, तिर्यक कोर। ठीक है, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा नाम का कंफ्यूजन है, क्लियर कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से कोई आंसर मिल रहा है ना, आ रहा है 256 आ भी रहा है, सॉल्व करने पे 256 आएगा, 256 यहाँ है, इसका मतलब यहाँ पे तिर्यक कोर का मतलब यही है। ये जो ब्लू वाली लाइन है जो शीर्ष से मिलाई गई है, मतलब जो नीचे वर्ग बना हुआ है उस वर्ग को ऊपर वाले पिरामिड के शीर्ष से मिलाने पे जो ऊंचाई, जो लंबाई बनती है, ऊंचाई तो बनेगी नहीं है, लंबाई बनेगी, तो ये जो कोर बनेगी इसको तिर्यक कोर कहते हैं, और ये पिंक वाली को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, चलो बस यहीं पे सेशन आज कंप्लीट करते हैं, और फिर शाम को दोबारा मिलेंगे। ठीक है, दोबारा आते हैं, दोबारा मिलते हैं नए सवालों के साथ, AP GP HP के साथ। ठीक है, चलो।